A very warm greetings of the day, dear students. I am Prashant Kumar. Today I will guide you chapter 3rd of your class 12th economics book, Indian Economic Development. And the chapter name is Features, Problems and Policies of Agriculture. आज मैं आपको आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जिससे जनरली वी ऑल आर अवेयर, हम सब इससे अवेयर हैं, और ये चैप्टर है हमारा फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेन एज द नेम सजेस्ट आप देख रहे हैं कि ये सारा चैप्टर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इन सब एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन है। मेजर पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आज भी सिंस इंडिपेंडेंस, हालांकि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर का परसेंटेज डाउन हुआ है, बट विदाउट एग्रीकल्चर वी कांट सर्वाइव अ पाथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। बिना एग्रीकल्चर के हम इस पाथ में, जो कि इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से नहीं इससे हो सकते। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, contribution of agriculture sector to GDP had been ranging between 51 to 17.4% for different years. प्लानिंग का जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है लगभग 17.4% से 15%। हालांकि धीरे धीरे ये डिक्रीज हुआ है, बट आज भी हमारी कंट्री की जीडीपी में मेजर रोल हमारा एग्रीकल्चर का है। साथ ही सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स। वेस्ट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग आवर लाइफ, आवर लिवलीहुड। वेस्ट गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज wheat, rice, pulses, maize, bajra, oil seeds. These agriculture provide waste goods to about 121 crore of population in India. Another one, source of employment. In India, agriculture is a significant source of employment. Over 50% of working population engaged in India in agriculture sector. लगभग 50% लोग आज भी हमारी कंट्री में डिपेंड हैं अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, सप्लाई लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट, ऑयल सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री, sugar cane for sugar industry. So the agriculture is the supplier of raw materials. Another one, source of demand for industrial goods. जो भी हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीन्स, इसका एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा डिमांड एरिया है, जहाँ इन चीज़ों का जो मेन डिमांड करने का है वो सारा हमारा किसके पास है? एग्रीकल्चर के लिए। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 नेशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जहां 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में कोई भी अगर बिजनेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया का 2018-19 में लगभग 11.76% हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर था। इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्टर गुड्स हैं लाइक टी, जूट, कैश्यू नट्स, टोबैको,
कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, ये कुछ मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ये एक मेजर सोर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, एंड वी नीड दैट फॉरेन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ, फॉर इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल। और इस फॉरेन एक्सचेंज को हमें ज़रूरत पड़ती है इंपोर्ट करने के लिए डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल। सो फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, agriculture play a very important role by which we get foreign exchange, and with the help of that foreign exchange we purchase goods which are needed for the our economy. Another one, contribution to domestic trade। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो मेजर सोर्स है सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का, डोमेस्टिक ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का एक सिग्निफिकेंट रोल है। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। हमारी कंट्री के डोमेस्टिक ट्रेड में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। दिस इज borne out by the fact that huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm products needed by more than a billion people in the country। इंडिया का एक ह्यूज एक्सपेंडिचर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक ट्रेड। लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैवी एक्सपेंडिचर पर इनकर्ड करते हैं फॉर द परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल गुड्स। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर का एक और मेजर इम्पोर्टेंट है एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, इट इज़ द बल्क प्रोवाइडर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्रीकल्चर इन इंडिया offers a crucial support to the transport industry. Both railway and roadways are the bulk carrier of farm products in India. एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए भी एग्रीकल्चर एक मेजर उनका फैक्टर ऑफ डिमांड है। अनदर वन, लास्ट वन इम्पोर्टेंस, वेल्थ ऑफ द नेशन। जैसे वुमेन के वेल्थ, उसके ऑर्नामेंट्स, ऐसे ही एक कंट्री की वेल्थ उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर। In terms of fixed assets, land occupy the highest rank in India. Besides capital worth rupees stay invested in major and minor irrigation project। कंट्री में आज भी जो हमारी कंट्री की मेजर वेल्थ है, जो हमारी एसेट्स है, दिस इज आवर एग्रीकल्चर। सो इन शॉर्ट आई विल जस्ट टेल यू, एनी स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर सेक्टर लीड्स टू स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्लो डाउन होगा तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ द अनदर टॉपिक, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स, विशेषताएं। तो सबसे पहला है इसका लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज एक्सट्रीमली लो। हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो है ड्यू टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के ट्रेडिशनल वे की वजह से जो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाई जाती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स सपोज इन अ पीस ऑफ लैंड 3 वर्कर्स आर सफिशिएंट। एक कोई फार्मर है, उसके कोई अपना लैंड का एक पीस है, 3 पर्सन्स आर सफिशिएंट, बट द 4 पर्सन ऑफ दैट पार्टिकुलर फैमिली इज डिपेंड ऑन दैट पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। उस 4th पर्सन की कोई नीड नहीं है, उस 4 पर्सन की वजह से कोई प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
It is a distinct characteristic of Indian agriculture which based on backwardness or poverty. Another one, dependence on rainfall. Agriculture in India is heavily dependent on rainfall. Crop production is highly uncertain. Good rainfall means good crop. Bad rainfall means bad crop. एक माना जाता है कि भाई अच्छा एक मानसून होगा तो अच्छी क्रॉप होगी और बुरा मानसून होगा तो बुरी क्रॉप होगी. सो वोल्टालाइट फार्म आउटपुट लीड्स टू वोल्टालाइट फार्म इनकम. ये जो वेरिएशन वाली चीज है ये फार्मर्स की इनकम को इम्पैक्ट करती है. सबसिस्टेंस फार्मिंग. फार्मिंग इन इंडिया इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड. मेन जो फार्मर्स की एक साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि दे आर डूइंग फार्मिंग नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. एक उनकी एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि भाई जो हम फार्मिंग कर रहे हैं ये हम मेन इनकम के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी हो. लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. फार्मिंग करने के जो इनपुट्स हैं वो ट्रेडिशनल इनपुट्स हैं. स्मॉल होल्डिंग्स. फार्मर के पास जो अपनी फार्मिंग जो लैंड है, कल्टीवेटेड जो एरिया है वो स्मॉल होल्डिंग्स में है. इसमें उनके एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं और जो उससे आउटपुट होगा, जो उस एक्सपेंस से उनका आउटपुट होगा वो कम होगा. जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स जिनके पास जो फार्मिंग का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट. जो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, और जो टिलर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है. एंड द टेनेंट ऑफन गेट द बेयर मिनिमम. टेनेंट्स को जो अपना जो आउटपुट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है. लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट फॉर री इन्वेस्टमेंट. उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दोबारा से फार्मिंग करने के लिए वो पैसा री इन्वेस्ट कर दें. सो दे टुक लोन. एंड द लास्ट वन, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. Because bulk of the farms in India are small in size and bulk of the farming population is poor, the use of primitive technology becomes inevitable. जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे यूजलेस हो जाती है क्योंकि उनके पास जो फार्मिंग का जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है. वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टीवेटर ऑन कैटल पावर. आज भी हम देखते हैं कि कल्टीवेटर के लिए कैटल पे डिपेंड है. मैन पावर के लिए in place of tractors, harvesters, they are depend on manpower. So in short, despite of that agriculture is a very important for our economy, but Indian agriculture is extremely backward. जो Indian agriculture है वो बहुत ज़्यादा backward stage में है. So for improving the GDP of our economy, improving the from developing to developed economy, the government should need for increase for the production of country. Now another topic regarding this chapter, problems of Indian agriculture. जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है इसकी प्रॉब्लम. सो इंडियन एग्रीकल्चर फेसिस अ हॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. इसमें मेन है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के जो मीन्स हैं परमानेंट वो नहीं है. फार्मर्स इज बेस्ड ओनली ऑन रेनफॉल. सो रेनफॉल इज नॉट बाय द मैन मेड. सो इफ गुड रेनफॉल, good production, and bad rainfall, bad production. So for agriculture is based on irrigation, and that irrigation is based on agriculture which is very less for the all part of the economy. So government should need improvement in the means of irrigation. Deficiency of finance.
फार्मर के पास एक अनदर मेजर प्रॉब्लम है फाइनेंस की। फार्मर्स आज भी हमारे महाजन, साहूकार, मनी लेंडर्स से उनके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से डिपेंड है उनके ऊपर। इंडियन फार्मर्स की क्रॉप का प्राइस उनको ज़्यादा नहीं मिलता और ज़्यादा नहीं मिलने के बाद भी वो हायर पे ऑफ इंटरेस्ट अपने महाजन को, साहूकार को, जिन्होंने उनसे पैसा ले रखा है, उनको देते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू विशिक्वस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स, और यही वजह है फार्मर्स की कि वो पॉवर्टी लाइन के अंदर ही रहते हैं। Conventional outlook towards farming is yet another problem. Despite innovative farm technology, farm management practice, Indian farmer rely to conventional wisdom. मेन वो डिपेंड करते हैं conventional outlook. They don't want the profession of farming as a profit, but they just want to do it फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड। आज भी फार्मर्स का मेन ये है कि भाई वो उनका ये मानना है कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये उनके लिए कोई प्रॉफिट का कोई प्रोफेशन नहीं है, इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, और वो अपने कन्वेंशनल आउटलुक पे ही डिपेंड करते हैं। ही कंटिन्यूज टू फोकस ऑन क्रॉप विच ऑफर हिम फूड रादर देन दोज विच यील्ड हाई प्रॉफिट। आज भी वो लोग ये मानते हैं कि भाई जो हमारी फार्मिंग है वो हमें सिर्फ फूड देती है और इससे प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो सकता। तो वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ इंडियन फार्मर्स। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, जो फार्मर्स की जो होल्डिंग्स है वो स्मॉल हैं, छोटी हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा है, और कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा होने की वजह से उनकी अर्निंग कम है, और फार्मर्स अगेन रिमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमेशा मोस्टली स्मॉल फार्मर्स, टिलर्स आर जनरली बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी। एक्सप्लॉइटिव एग्रीरियन रिलेशंस, जो रिलेशंस हैं लैंडलॉर्ड की वजह से, इनकी वजह से फार्मर्स को अपनी क्रॉप का पूरा प्राइस नहीं मिल पाता। Most landlords are absentee landlords. They seldom do farming themselves, relying on rental income. They tend to exploit their tenants by way of high rent and related charges. ऐसे इंडिया में बहुत सारे जो जिनका मेन डिपेंड है बस अर्निंग पे। एंड द लास्ट वन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। इंडिया में जो मार्केटिंग सिस्टम है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। फार्मर्स आर फोर्सली टू सेल देयर क्रॉप एट लो प्राइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब गुड्स की सप्लाई आता है, जब क्रॉप का कल्टीवेशन का टाइम होता है, तो फोर्सफुली उनको अपने गुड्स को रिड्यूस प्राइस पे सोल्ड करना होता है, क्योंकि उस पैसे से वो महाजन वगैरह या लोकल मार्केट से जो उन्होंने लोन वगैरह लिया है उसको रिटर्न करें। सो वी हैव सीन दैट एग्रीकल्चर इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट it faces a number of problems ranging from production till crop. They are using traditional inputs, they are mainly depend on rainfall, and the holdings are very small. So at last but not least, the condition of farmers in India is very poor due to various reasons which we have discussed above. So for improving the condition of farmers, we should need organized marketing system, organized the system where the farmer took loan for earning their livelihood. So dear students, that's all for your this video. In next video we will see what are the reforms taken by the government for improving the conditions of agriculture.